नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। दिल्ली परेशान है, कोरोना संकट छाया हुआ है। आपके हिसाब से क्या है दिल्ली के हालात? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि दिल्ली और देश की हालत बहुत बुरी स्थिति में है और ये इस संक्रमण से जहां पूरा देश का पूरा वर्तमान में स्थिति देखें, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान लगभग तीसरे नंबर पर है इस संक्रमण की मार से। और इस संक्रमण से देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और इस संक्रमण का ये आधार बना कि जहां लोग परेशान हैं, श्रमिक पलायन करने के लिए मजबूर थे, जिस स्थिति में घर पहुंचे हैं, हालात अभी भी वैसे ही हैं। बजाय सरकार एक सहयोगी कहें या ऐसा एक सरकार जो अपने नागरिकों का ध्यान रखती हो, इस आपदा के समय, इस महामारी में उनका ध्यान रखें, उसके विपरीत ये सरकार उन पर नए नए टैक्स के रूप में जनता के ऊपर बोझ डालने का काम कर रही है। आप देखेंगे अब तक के 4 महीने के इस कार्यकाल में जो व्यवस्थाएं कहें या अरेंजमेंट्स कहें, सरकार की तरफ से उठाए गए कदम कहें या तैयारियां कहें, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। वैसी हालत दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से घर में बैठ गए, दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखते रहे, लगभग 2.5 महीने अपने घर में कैद रहे, उसका नतीजा आज ये है कि दिल्ली शहरों में नंबर 1 है। शहर की हम बात करें, प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली दूसरे और तीसरे नंबर पर ऊपर नीचे होती रहती है। प्रतिदिन 30 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, 1000 से ज़्यादा मरीज़ आज भी हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, लोगों को, जो कि सच नहीं है, एक विश्वास दिलाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ ठीक अपने आप नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकारों को रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, मानवता वाला रवैया सरकारों को दिखाना पड़ेगा, अपने नागरिकों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी फैसला जब लेते हैं तो उस पक्ष को भी आपको सोचना पड़ेगा कि इस फैसले से मेरे नागरिकों पे क्या प्रभाव आने पड़ा। जैसे कि लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के समय जो रोज़मर्रा की जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, उन लोगों की स्थिति क्या होगी? वो संक्रमण के डर से पहले भूख से डर गए, उस मौत से डर के अपने घर की तरफ चल निकले, पैरों में सैकड़ों किलोमीटर चलते रहने के कारण छाले पड़ गए। कई ऐसी माताएं बहनें विष भुगत रहा है थी, जिन्होंने सड़कों पे दम तोड़ दिया या प्रसव को जन्म दे दिया। ये देश इस संक्रमण को मैं समझता हूँ कभी भूल नहीं पाएगा। ये जो पीढ़ियाँ हैं जिन्होंने इस संक्रमण को देखा है, शायद आने वाली जनरेशन को जब बताएंगी तो ये बड़ा कष्टदायक होगा कि सरकारें जी मेरा एक सवाल और कि कोरोना का जिस समय चल रहा था, कोरोना के बाद लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, शराब के ऊपर अचानक खोल देना दुकानें और उस पर 70% टैक्स, ऊपर से डीजल के दाम एकदम बढ़ा देना। सही कहा आपने कि अरविंद की कथनी और करनी आज जनता के सामने है। सर, सवाल ये है कि शीला जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, 15 साल वो मुख्यमंत्री। शीला जी या कांग्रेस सरकार जो कहती थी वो हमेशा करती थी। याद होगा RWAs को शीला जी ने दिल्ली में खड़ा किया, भागीदारी मॉडल लेके आई। केवल वो स्कीम में नहीं थी, भागीदारी में मैं MLA काउंसलर भी रहा हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से RWAs को धीरे धीरे जोड़ा गया। उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को बुलाइए, उनके सजेशंस लीजिए, उनके सुझाव जो आते थे उनको इकट्ठा करके उस पर पॉलिसियाँ बनती थी, फिर उन पर इम्प्लीमेंट होता था। यहाँ केजरीवाल जी केवल घोषणाएं करते हैं। 7 साल यानी कि शीला जी का आधा टर्म वो बिता चुके हैं। आधे इस टर्म में 7 साल में कोई दिल्ली को एक ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकते जिस पे वो गर्व महसूस कर सकें। हाँ, फ्री सब्सिडी वाली बातें करके, यदि फ्री की और सब्सिडी को आप उपलब्धि मानो तो माफ़ कीजिएगा, ये सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन शहर की पहचान नहीं हो सकती है। शहर की पहचान है इस दिल्ली की खूबसूरती फ्लाईओवर्स, इस दिल्ली के बागान, इस दिल्ली के पार्क्स, इस दिल्ली के अस्पताल, इस दिल्ली का जो वातावरण है, जो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाया, वो शीला जी ने।
चाहे सिग्नेचर ब्रिज की बात करें, धौला कुआं का फ्लाईओवर की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, और जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं की भी बात करें तो आप देखेंगे ये शीला जी की देन है। लाडली योजना हो, अंसरी योजना हो, RTI, ऐसे तमाम डिसीजन थे। अब बात आती है जो आपने कहा कि दिल्ली में टैक्स, मैंने इसलिए कहा कि देखिए जब कोई इस तरह की महामारी आती है तो एक हिंदुस्तान के अंदर एक आपदा एक्ट है, उस आपदा एक्ट को ध्यान में रखते हो आप स्कीम बनाते हो, योजना बनाते हो कि हमें इस आपदा से निपटारा करना है, उसके लिए प्लान होता है। तो केजरीवाल जी पे ना तो कोई स्टेट का प्लान था, ना पे कोई जिला स्तर पर कोई प्लान था कि इस महामारी से हम कैसे भुगतेंगे, ना वो किसी RWA से मिले, ना लोकल कोई प्लान था जिससे डिस्कस करके कि लोगों की भागीदारी बढ़ा करके इस बीमारी का मुकाबला कर सके। आपने किसी का योगदान नहीं लिया, आपके सामने किसी अधिकारी ने जाके बोल दिया, उसको आपने स्कीम में लॉन्च कर दिया और कुछ दिनों बाद आपने उसी फैसले को बदल दिया, दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया। आप कहते हो कि खजाना खाली हो गया, आपके बड़े बड़े इश्तहार लगते हैं, आप बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि आपने बहुत सारे मीडिया हाउसेस के जो है सैलरी का पैसा आपने जनता की गाड़ी कमाई का जो मिला है आपने उसमें तो दे दिया, लेकिन जनता यहाँ मरती रही, भूख प्यास के कारण पलायन कर गई। अब आप सबसे पहले जब लॉकडाउन खोलने की बात आती है तो सबसे पहले आप शराब के ठेकों को आप ओपन कर देते हैं, उसमें आप वैट बढ़ा देते हैं, उस पर आप टैक्स बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लाइनें लगी, क्या वो कानून का उल्लंघन नहीं था? आप क्या उस महामारी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे? आप शराब के ठेकों को खोल के संदेश क्या देना चाहते हैं? पेट्रोल डीजल की मार, यही केजरीवाल साहब जब विपक्ष में RTI एक्टिविस्ट के तौर पर अपने आप को कहते थे कि मैं एक IRS अफसर हूँ, जब डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ता है तो कैसे महंगाई बढ़ती है, आज भी वीडियो हैं, पर आज पूछने वाला कोई नहीं उन सवालों को, आज कोई जवाब नहीं देता है उसको कि आज केजरीवाल जी बताएं, ये आपने जो 20% कानूनन 2006 का जो अमेंडमेंट है वैट अधिनियम, उसको आपने तोड़ दिया, आपने 20% से उठा करके 30% वैट कर दिया, जिसका बोझ सीधे तौर पर किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो या आम जनमानस हो उसके ऊपर पड़ गया। अब वो बताएं कि क्या ये महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? वही काम केंद्र सरकार कर रही है। लोएस्ट रेट पर प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है विश्व के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट पर, और जो कभी नहीं हुआ दिल्ली के इतिहास में, डीजल पेट्रोल से आगे दौड़ गया, जो कभी नहीं हुआ। लोग गाड़ियां खरीदते थे जनाब डीजल की इसलिए कि यार चलो डीजल में अच्छी एवरेज होगी, डीजल सस्ता है। आज तो अपने को लुटा हुआ महसूस करते हैं वो लोग, और डीजल की गाड़ियों की लाइफ क्या है, रीसेल वैल्यू क्या, आप देखिए दोहरी मार दी लोगों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार है। बिजली पे फिक्स चार्ज आप वसूल रहे हैं, स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हैं, स्कूल मालिक परेशान है, पेरेंट्स से ज़बरदस्ती पैसा मांगा जा रहा है। केजरीवाल साहब अपने घर में छुप के बैठ गए हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कंट्रोल है। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारा इसमें हम बात कर सकते हैं। एक विषय ये भी है कि जब कोरोना संकट आया, लॉकडाउन हुआ, भोजन वितरण, अनाज वितरण की कुछ योजनाएं दिल्ली सरकार ने चलाई। करीब 2 महीने करीब या उससे कम समय ये चला और फिर बयान आया कि दिल्ली में राजस्व की कमी है, केंद्र सरकार मदद करे। क्या लगता है ये राजस्व की कमी या कितना अनाज बट गया? देखिए सर, पेपरों में खूब अनाज बांटा इन लोगों ने, पेपरों में खूब लोगों को आश्वासन दिया कि हम, इन्होंने कहा पहले 1 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर 2 लाख लोगों के लिए कहा, फिर 4 लाख लोगों के लिए कहा, फिर 2 दिन बाद कहा कि 8 लाख लोगों को हम पका हुआ खाना दे रहे हैं। जनाब 8 लाख लोगों को आज आप खाना दे रहे हैं तो क्यों गरीब भूख से मर रहा है? क्यों आपके खाने को नाली के अंदर वो डाल रहा है? क्यों कांग्रेस की रसोइयों पे प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा लोगों की लाइनें लग के लोग खाना ले रहे थे? प्रश्न ये उठता है कि क्यों सवाल खड़े हो कि आज भी लोग कूपन लेके घूम रहे हैं कि हमारा राशन कहाँ गया। सवाल ये है कि जितने कूपन आपने जारी किए हैं, यानी कि उनका हिस्सा राशन का तो निकला है गोडाउन से, और अभी भी लोग अपने कूपन लेके कॉलोनियों में खड़े हैं, तो वो राशन गया कहाँ? सवाल तो पूछा जाना चाहिए सरकार से कि मेरे पास ये कूपन है, मेरा कूपन मेरे हाथ में है, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो मेरे कूपन का जो राशन है वो किसके पास है? दुकानदार के पास है या किसके पास है? सरकार बताए। अब भ्रष्टाचार की बात करने वाली सरकार क्या ये भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब नहीं देगी? RTI बात पर लगाने वाली सरकार आज क्यों जवाब नहीं देती इन बातों का? वो राशन केवल आपने अपने कार्यकर्ताओं के घर में डाल दिया और जिसको मन किया उसको बांट दिया आपने। स्कूलों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, 5-5 लीटर की डोलचियों में आप खाना बांट रहे हैं और फिर कहते हो हमने 2000 लोगों को वहाँ खाना खिला दिया। आप लोग भी फील्ड में थे, हम लोग भी फील्ड में थे।
जनता भूख से फिर परेशान क्यों हुई? जी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार लिप्त था। बिल्कुल भ्रष्टाचार की इसमें गंध आती है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं उन अस्पतालों की जिन्होंने कोरोना के नाम पर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के पैकेज बांटे। गरीब आदमी इलाज कैसे करवाए? ये प्रश्न हमने उठाया था। ये दर्द, ये परेशानी हमने लोगों की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ भी रखी, ऑल पार्टी मीटिंग में भी रखी, और लगातार ये अरविंद केजरीवाल जी को भी लिखते रहे। जब आप घर में छुप के बैठ गए तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपातकालीन बैठक की, सुझाव दिए, सजेशंस दिए कि लोगों को बचाना है, दिल्ली को बचाना है, ये कदम उठाइए, जिसमें हमने 6,000 करोड़ के एक पैकेज की भी मांग की, जिसमें गरीबों की मदद की जा सकती थी। ऑटो रिक्शा, रिक्शा चालक, बस, ट्रांसपोर्ट, मजदूर, बुजुर्ग, पेंशनधारी, ये तमाम लोगों के लिए हमने घोषणा करने की कोशिश की कि आप करिए, सुझाव देते हैं हम लोग। इन्होंने नहीं माना। हालत देखिए, सरकारी अस्पतालों में जो शीला जी और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य थे, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से इस बीमारी से लड़ रहे हैं लोग, और फिर कहते हैं कि हमने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है। मोहल्ला क्लिनिक की एक पीठ थपथपाते थे, इस संकरण में उस मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुल गई। एक मोहल्ला क्लिनिक का नाम बताइए जहाँ पर ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा हो या जांच के लिए भी प्रयोग किया रहा हो। वो मोहल्ला क्लिनिक केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को पहले एबलाइज करने के लिए बनाया गया, लेकिन इस संक्रमण ने हुआ बहुत बुरा है विश्व के लिए, लेकिन इस सरकार की भी पोल खोलने का काम इस संक्रमण ने किया है, जहाँ पे पूरी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य करने का दावा ये करते थे उसकी पोल खोल दी। अब सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट थे, उन्होंने अपनी मनमानी से केवल आईसीयू बेड पे पैरासीटामोल, ऑक्सीजन के नाम पर 15 दिन तक आप रखेंगे 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज, कौन गरीब आदमी दे पाएगा? पर ये जाने के लिए मजबूर क्यों हुए? जब सरकारों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी, जब सरकारी अस्पतालों में वो इलाज नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से लोग मजबूर थे, और उस मजबूरी में, माफ़ कीजिएगा, बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। जी बिल्कुल, लोगों ने जान दी। इधर दूसरी तरफ बेरोजगारी की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार का एक रोजगार पोर्टल कह के कल एक नई योजना आई है, उस पर आप क्या कहते हैं दिल्ली के रोजगार को लेकर? सर, दिल्ली सरकार क्या दे रही है उसमें? पोर्टल क्या है? मैं बेरोजगार हूँ, रजिस्टर कर दीजिए। आप रोजगार देंगे, आपका चैनल, आप वैकेंसी दे दीजिए। रोजगार तो सरकार को देना चाहिए, ये तो इंडिविजुअल, उन्होंने सिर्फ ये एक पोर्टल हमने बना दिया है। ये पोर्टल तो मैं भी बना सकता हूँ कि योगराज जी, आपका जो चैनल है, आप में यहाँ वैकेंसी है, मेरे यहाँ रजिस्टर कर दीजिए, और जनरल आदमी से मैं बोलूँगा कि आप आइए, मेरे यहाँ रजिस्टर करिए, नौकरी आएगी तो आपस में हम मिलवा देंगे। शादी.com क्या है? एक शादी कराने वाला है, एक करने वाला है, वैसे एक नौकरी देने वाला है, एक नौकरी लेने वाला है। सरकार क्या दे रही है, सवाल ये उठता है। केजरीवाल क्या दे रहे हैं? वो तो एक नौकरी जनरेट नहीं कर रहे। आज सैलरी के लिए डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, टीचर धरने पे बैठे हैं, उनकी सैलरी की तो बात करें। आज 13-14 यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं जिनके प्रोफेसर्स की आज तक सैलरी नहीं मिल पाई। तो आप रोजगार दे कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप मीडिया के लिए खबर बनाते कि हमने एक पोर्टल बना दिया, उसमें रजिस्टर करिए अपने आप को, हम आपको जॉब दिलाएंगे। अरे आप थोड़ी जॉब दिला रहे हैं, जॉब तो दिला रहा है आपका चैनल, और चैनल में जब वैकेंसी है तो आप उनको जॉब दे पा रहे हैं। बात हुई अब रोजगार की, और उसके बाद आती है बात, अगर कोरोना काल अब निपटने वाला है और ख़त्म की स्थिति में है, तो अगले मुद्दे क्या हों विकास की स्थिति में? देखिए साहब, अभी ये संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है। ये बीमारी अभी भी, आप देखें, अरविंद केजरीवाल या भारत सरकार लोगों को ये इस तरह से मैसेज देना चाह रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। आप देखेंगे हिंदुस्तान खतरे के निशान की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। जिस गति के साथ ये संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं, देश आज तीसरे नंबर पर है इस संक्रमण से, जो पहले पायदान की तरफ बढ़ रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। सबसे पहले बड़ी चुनौती ये है कि इस संक्रमण का हमें इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बातों से नहीं होगा, सरकार को वही फिर बातें कि ठोस रणनीति के साथ आना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखना है। देखिए, जब लॉकडाउन किया उस समय पे काफ़ी प्रश्न था, तब तो आंकड़े भी नहीं थे। आज तेज़ी से गति से आंकड़े बढ़ रहे हैं मरीजों के, आप धीरे धीरे लॉकडाउन खोलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विफलताएं हैं इनकी योजनाओं में, इनकी स्कीम्स में, इस संक्रमण के मुकाबले। जी, आखिरी सवाल कि विपक्ष के पास आखिरी हथियार है
प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आपने किया, क्या हालात रहे कल और आगे क्या रणनीति रहे? देखिए, जब विपक्ष में जब हम होते हैं, विपक्ष की भूमिका हमें अदा करनी है। हमें जो लोगों के सवाल हैं, जो लोगों की परेशानी है, वो हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? विपक्ष जो मर्जी बोलता रहे कि हम राजनीति नहीं है। ये हमेशा से किसी का दर्द है, सरकार नहीं सुनेगी तो किसी को तो आवाज़ बनना पड़ेगा। कोई जनता के हित में कोई नीति नहीं है तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई अन्यायपूर्ण योजना लेकर के आ रहे तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। वो काम हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी निरंतर 5 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ मार्च से, तब से निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे। राहुल जी ने ये प्रश्न उठाया तो सुझाव भी दिया। वैसे ही हमने सरकार को आगाह करने के लिए पहले ही सुझाव दिए कि आप ये करिए, कंट्रोल पाया जा सकता है। आप नहीं मानने के लिए तैयार है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि उतर इसलिए लोग, जनता परेशान है, कष्ट में है। इस वजह से उनकी आवाज़ को उठाने के लिए ये दमनकारी निर्णय लेते रहें, नीतियाँ बनाते रहें। उससे हम ना घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। अच्छा कोई फैसला आएगा हम स्वागत करेंगे। आपने 3 अस्पतालों का हमने सुझाव दिया, आपने एक का इनॉग्रेशन किया, हमने स्वागत किया है। 2 अस्पताल अभी भी खड़े हैं जिसमें कोविड को लेकर के इलाज होना चाहिए। आप करिए, हम स्वागत करेंगे आपका, लेकिन वो प्रश्न उठाए तो हमने जी। तो इनकी गलतियों को हम याद दिलाएंगे, दुरुस्त करने के लिए इनको मौका देंगे। जी बिल्कुल, सुझाव से लेकर प्रदर्शन तक जहां जैसी ज़रूरत होगी कांग्रेस वो पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। तो ये हैं अनिल चौधरी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर दिल्ली के विकास से लेकर समस्याओं तक हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।